नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। आज सीएम योगी ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने कुटिल अंग्रेजों के इशारे पर हमारे गौरवशाली इतिहास से छेड़खानी की। योगी ने कहा कि भारत का डीएनए एक है, इसलिए पूरा भारत एक है। सीएम के इन बयानों पर विपक्ष ने अब तीखा हमला बोला है। तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। सीएम योगी नफरत की राजनीति करते हैं, तो उधर अखिलेश के उस बयान पर भी सूबे में हंगामा मचा, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में डीएम और ईवीएम दोनों से सावधान रहना होगा। इस पर बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले ही अखिलेश ने हार मान ली है। राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू। देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करना, राम और कृष्ण को नकार जाना उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो एक्सीडेंटली हिंदू होगा तो यही तो होगा। आजादी के बाद इतिहास से छेड़छाड़। कुटिल अंग्रेजों ने वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से क्या चीज आपको पढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं, तुम तो बाहर से आए हो। चुनाव से पहले डीएनए पर बवाल। आदित्यनाथ जी तो बजरंगबली को भी दलित और आदिवासी बता देते हैं। वो तो सबका डीएनए चेक कर लेते हैं। कौन सी मशीन है भाई उनके पास? अखिलेश बोले डीएम ईवीएम से सावधान। तो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। अखिलेश यादव पूर्व में ही अपनी हार को देखकर उसे स्वीकार कर और इस प्रकार का हताशा में दिया गया उनका यह बयान है, यह पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है। और ये ईवीएम और डीएम का जो ये इनका एक पुराना अनुभव है कि जिस प्रकार से ये सत्ता में रहकर सत्ता का दुरुपयोग करते रहे हैं। अब्बा जान से किसका काम तमाम? अपने अब्बा जान से ही दिक्कत थी। अब्बा जान को हटा के कुर्सी पे आए। आज उन्होंने ये बात बोल दी कि दिवाली पे रावण जलाते हैं। उनको बताना पड़ा दिवाली पे नहीं होता ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें ज्यादा व्यस्त हैं कि जालीदार टोपी पहन लूं, अल्लाहू अकबर कर लूं। 22 की बाजी किसके हाथ? कि साथ आए राम रहीम, पिताश्री और अब्बा जान, भाजपा का हो गया काम तमाम। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हम सब एक हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ओमकार नाथ सिंह है हमारे साथ, नेता कांग्रेस। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ेंगे थोड़ी देर में। फैजान खान, प्रवक्ता बीएसपी, और सुनील गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फैजान खान साहब, ओमकार नाथ सिंह जी और बीजेपी प्रवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद दुबे जी, ये बताइए कि आखिर फिर डीएनए की बात हो रही है। पूरा भारत का डीएनए एक है, सब एक है, इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? और अगर ऐसा है तो फिर अलग अलग धर्म और ये जाति की लड़ाई क्यों है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि इतिहास से छेड़छाड़ किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास से छेड़छाड़ किया गया। गांधी जी ने खुद स्वराज मैगजीन में लिखा था कि जब तक इतिहास की विकृतियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक देश में अशांति का माहौल रहेगा। और जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, बौद्ध का, जैन का, धर्म का, सभी धर्मों का अपमान करने का काम किया और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया है। सिख गुरुओं के कत्लेआम को किस तरह से सतीश चंद्रा, हबीब ईरानी, हबीबुल्लाह और इरफान हबीब ने कह दिया कि ये आपसी लड़ाई में इनका कत्लेआम हुआ, जहांगीर और औरंगजेब को इसमें दोषी नहीं माना। इसी तरह अकबर ने जजिया कर हटाया, इसकी चर्चा की, लेकिन अकबर ने जजिया कर लगा दिया, इसकी चर्चा कहीं नहीं की।
इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूं, किस तरह से इतिहास में छेड़छाड़ किया, किस तरह से मुस्लिम आक्रांता जो इस देश में आए, जिन्होंने इस देश को लूटा, उनको महान बताया गया, और जिन्होंने इस देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी, उनको जो है इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक बात डीएनए की है, तो बिल्कुल इस भारत में रहने वाले हर एक शख्स का डीएनए एक है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। देखिए, चाहे बाबर थे, बाबर की मां का नाम कुतुबुल निगार था जो चंगेज खान के वंशज थी, और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो उज्बेक थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के किसी मुसलमान का डीएनए न मंगोलियन है न उज्बेकी है। तो इसलिए भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो सब, उन सब का डीएनए एक है, इसमें कहीं से कोई विवाद नहीं है। आनंद दुबे जी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इन्होंने पहले बिहार, फिर दूसरे इलेक्शन के दौरान और अब फिर डीएनए का जिक्र शुरू कर दिया। 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इन सब बातों का जिक्र हो रहा है बीजेपी की ओर से। विपक्ष के ये आरोप हैं। कांग्रेस की ओर से ओमकार नाथ सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। ओमकार नाथ सिंह जी, राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, बीजेपी कह रही है, सीएम योगी कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? क्या कम है कि उन्होंने एक्सीडेंटल हिंदू तो माना, वरना वो तो मुसलमान मान रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी की एक्सीडेंटल हिंदू माना। ऐसी बातों का क्या जवाब दिया जाए? एक मुख्यमंत्री अगर ऐसी बात करे एक बड़े नेता के लिए, तो ये तो शर्म की बात है, और क्या किया जा सकता है? इसमें बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर जो उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया कि जो इतिहासकारों ने बदला है इतिहास को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो आनंद दुबे जी ने उदाहरण दिए, लेकिन इसमें आपको नहीं लगता ओमकार नाथ जी, आपको नहीं लगता कि ये कहीं गलती हो गई राहुल गांधी से? एक तरफ वो वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, दूसरे मंदिरों में मत्था टेकने जाते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू देवियों का जिक्र जिस तरीके से उन्होंने किया, शब्दों का चयन उनका थोड़ा ठीक होना चाहिए था, वहां गलती कर गए वो। ये तो आपकी सोच हो सकती है, जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनकी सोच हो सकती है कि उन्होंने शब्दों का गलत चयन किया। उन्होंने उनके पूरे भाषण को दिखाइए, और पूरे भाषण में किस तरह से उन्होंने उसको लिखा है और किस तरह से मतलब उन्होंने कहा है, सॉरी, वो अपने में सब बयान कर देता है। ओमकार नाथ जी, यहाँ बात मेरी सोच या आपकी सोच की नहीं है। ओमकार नाथ जी, बात यहाँ मेरी सोच या आपकी सोच की नहीं है, बात है जनता की सोच की। और जब आप इलेक्शन के बीच जा रहे हैं, बड़े नेताओं के एक एक शब्द को तोला मोला जाता है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है ओमकार नाथ जी, आपके पास आती हूँ। बुलाइए तो सुन लीजिए, वरना बुलाइए मत। ठीक है, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। सोच जो है वो फाइनल सोच नहीं हो जाती है। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि भाई घर के अंदर गृहिणी का इन्होंने जो नोटबंदी की, उससे सारा पैसा खत्म हो गया, तो लक्ष्मी कम हुई या ज्यादा? रोजगार बंद हुए तो लक्ष्मी को इन्होंने कमजोर किया या स्ट्रॉन्ग किया? ये सफाई उनकी बाद में आई। सुनिए ओमकार नाथ जी, मैं नियत या उन्होंने क्या कहा उसके अर्थ की तो बात ही नहीं कर रही, शब्दों के चयन की बात कर रही। आप समझ नहीं रहे, शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है राजनीति में, और ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता होगी। पूरा का पूरा दिखा हुआ था, लेकिन आप लोग की मेहरबानियां हैं कि आप लोग राहुल गांधी को नहीं पसंद करते हैं, तो आप वो दिखाते हैं जो आपको दिखाना चाहिए। आप दिखाना चाहिए, दिखाइए। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, ये तो गलत बात कर रहे हैं। पूरी बाइट चली है। ठीक है ओमकार नाथ जी, आपके पास आती हूँ। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे। अनुराग भदौरिया जी, अभी 6 महीने चुनाव में बाकी हैं और अभी से ही ईवीएम और डीएम का डर सताने लगा। बीजेपी कह रही है कि आपको अपनी हार एक्चुअल में आपने कबूल ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हार नहीं, हार का सपना आने लगा है और वो नींद में तड़पने लगे हैं। अगर नींद में तड़प नहीं रहे होते हार के डर का, तो आज ये मुख्यमंत्री जी की भाषा इस तरह की ना हो रही होती। वो अपना काम गिना रहे होते। 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रहे हैं। मंच पे इधर उधर घूम रहे हैं, उड़न खटोला उड़ा रहे हैं, लेकिन काम नहीं गिना पा रहे। सारी चीजें गिनाएंगे, इतिहास गिनाएंगे, आपको इतिहास गिनाएंगे, लेकिन काम नहीं बताएंगे। 4.5 साल में काम क्या? हमने कहीं आनंद दुबे जी इस सवाल का जवाब देंगे आपके सवाल का, लेकिन ईवीएम और डीएम का जिक्र क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? पश्चिम बंगाल में ईवीएम थी, यूपी आते आते खराब हो जाएगी। अरे अरे ठीक है, आपका बीजेपी वालों ने सुन लिया, मुझे बोलने दीजिए, आपके पॉइंट बन गए होंगे।
देखिए सवाल ये नहीं है मेरे कि पॉइंट यहाँ की पे चिंता उत्तर ना प्रदेश के करें अंदर में उनको हार का डर इस कदर सता रहा है कि वो अरे मेरी बात बोलने दीजिए, क्यों इतना टोकते हैं भाई, क्या दिक्कत है आपको? मैं अपनी बात तो कह लूं, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता 4.5 साल की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन 1800 सालों का पीछे का इतिहास गिनाएंगे, 2000-5000 साल पीछे का इतिहास गिनाएंगे, लेकिन 4.5 साल का काम नहीं गिनाएंगे। कोविड काल में कितने लोगों की मौतें उसके बारे में नहीं बताएंगे। परिवार कितना तड़प रहा है, किनका परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार, वो कितनी तंगी से गुजर रहा होगा, आर्थिक तंगी से, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। फिरोजाबाद से लेकर अगल बगल के जिलों में लगातार 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें होगी, ना जाने कितनी मां की गोदी सूनी हो गई, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौतें होगी उसके बारे में नहीं याददाश्त है, वो भूल गए कितने लोगों की मौत हो गई, इधर उधर की बात करेंगे। किसान धरने पे बैठा है, किसान की लगातार मौतें हो रही हैं, किसान परेशान है, उसका आत्मसम्मान जा रहा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जिंदा जलाई जा रही है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिर चले जाएंगे 2000 ईस्वी, 2000 साल पीछे। अरे भाई 2000 साल पीछे क्यों जाते हो? 4.5 साल पहले जनता ने आप पे विश्वास जताया था, आप बताओ डंके की चोट पे आपने 4.5 साल में क्या काम किया है, तो आप काम नहीं गिना पा रहे हो। और जहां तक ईवीएम और आपने सवाल उठा दिए, जवाब ले ले। तो डीएम को आपने देखा होगा जब पंचायत का चुनाव चल रहा था, तो डीएम का दे रहा हूं, जिस तरह से आपने देखा हो जब चुनाव चल रहा था, यहाँ पंचायती चुनाव चल रहा था, तो एक डीएम साहब थे, क्या कह रहे थे? कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दो, फिर हम बताते हैं समाजवादी प्रत्याशी का क्या हाल करते हैं। याद है कि नहीं? ये भूल गई कि आपकी मेमोरी भी अगर उड़ गई है तो अपनी बाइट चला दीजिए, आपके तो होगी ना, आपके यहाँ पे तो स्टोर रहता है, यूपी का सबसे बड़ा चैनल है, डीएम की चलाइए। डीएम क्या कह रहा था कि थोड़ी देर के लिए तो अगर आपने यही मान लिया है कि डीएम और ईवीएम किसी के इशारे पर काम कर रहा है, तो फिर इलेक्शन के लिए इतनी मेहनत की जरूरत ही क्या है फिर? ठीक है, आपके सवालों का जवाब आनंद दुबे से लेती हूं। आनंद दुबे जी, 4.5 साल कोई काम नहीं हुआ, यही वजह है कि आप इतिहास की बात कर रहे हैं, वर्तमान की नहीं कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी के लोग आंखों पर टीन का चश्मा लगाकर बैठे हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ईवीएम और डीएम पे जो इन्होंने सवाल उठाया, उसके लिए बस एक चीज कहना चाहूंगा कि रोने का मन कर रहा था, तभी आंख में कुछ पड़ गया। तो इन्होंने हार का बहाना पहले से तैयार कर लिया है। चूंकि 4.5 साल तक ये लोग घर में सोए रहे, कोमा में रहे, आइसोलेशन में रहे, जनता के किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं रहा, ना कोई सरोकार रहा। आज अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर सड़क पर निकल आते हैं और सोचते हैं कि हम जनता का समर्थन हासिल कर लेंगे। जब कोरोना काल में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो इनके नेता ने वैक्सीन पर सवाल उठाया, क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है? इसके अलावा मैं जरा काम भी इनको गिनवा दूं, इनको काम गिनवा देता हूं। इनके समय में उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ बना हुआ था, हालत ये थी कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर इन्वेस्टर समिट करनी पड़ी। और हमारे समय में आप देख लीजिए आज किस तरह से निवेश हो रहा है। आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इनके समय में तमंचे बनते थे, हमारे समय में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इन्होंने 12 मेडिकल कॉलेज, इसलिए बीजेपी वालों को नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, हमने 35 मेडिकल कॉलेज बनाए। इन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी अधूरा छोड़ा, जिसको हमने पूरा कराया। आज हम 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हम 3 आनंद जी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों पूरी एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, लेकिन एक साथ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से बात समझ में आ नहीं रही है आप दोनों की। बीएसपी को भी ले लेते हैं, ठीक है, बीएसपी को भी डिबेट में जोड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैजान खान साहब। वाले हैं। रोना नहीं भाई, रोना नहीं। आप मेरे भाई हो, कैसे रोगे? कोई नहीं रोएगा, यहाँ कोई नहीं रोएगा। आनंद जी, देशवासी। अनुराग भदौरिया, बीएसपी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन में वो भी उतर रहे हैं। फैजान खान साहब, 4.5 साल आप भी नहीं दिखे, और अब जब मायावती जी सामने आई, बीएसपी अध्यक्ष, तो त्रिशूल लेकर आई। ऐसे जीत जाएंगे 2022 की जान? खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कीजिएगा जरा। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही, दोबारा आऊंगी आपके पास। सुनील गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको दिखाइए। सुनील गुप्ता जी, एक बार फिर ऐसा लगता है कि मुद्दा जो है वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सूट वही करता है। डीएनए, डीएम, ईवीएम,
यही सारी बातें होंगी, राम मंदिर, राष्ट्र गौरव, यही बातें होंगी। मुद्दा वहीं पर शिफ्ट होता दिख रहा है। देखिए, जो अभी आपने जो बात कही और मेरे जो अभी विभिन्न राजनीतिक दलों के मित्रों ने जो बात कही, वो बहुत हद तक ठीक बात कही है। देखिए कि अभी हमारे सपा के बंधु ने जो बात कही, भाजपा के बंधु ने जो बात कही, देखिए अभी से ही चुनाव शुरू होने से पहले ही, बहुत समय पहले ही किसी चीज का आकलन कर देना कि यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, वहां गड़बड़ी हो सकती है। मैं सबसे पहले अपने सपा के बंधुओं से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज जितने भी चुनाव हिंदुस्तान में हुए, अभी पूछे वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ, तो उसमें क्या ईवीएम सेट हो गए थे? उसमें क्या डीएम ने किसी भी पार्टी का, उसमें क्या उन्होंने ममता जी की पार्टी को उन्होंने सहयोग कर दिया था? तो ये प्रश्न उठाना ही इस समय बिल्कुल वाजिब नहीं है कि देखिए इलेक्शन से 4 महीने पहले, अभी इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने इसका मतलब पहले से ही हार मान ली है। या तो आप ये बात कह दें कि भाई अगर आप चुनाव जीत गए तो उस केस में क्या होगा, तब क्या डीएम और ईवीएम ठीक हो जाएंगे? दूसरी बात, जहां तक भाजपा के हमारे बंधु हैं, उनका भी कहना जो है कि देखिए आप जो है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपका जो भी उसका जो पीछा जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह बड़ी स्पष्ट है कि जो हमारे देश के जो हमारे नेता लोग थे, उनका कहीं जिक्र नहीं आता है। जो हमारे जो विदेशी जो आक्रांता रहे हैं, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हों, पूरी हिस्ट्री उनके कार्यकलापों से भरी पड़ी है। तो अगर आज, लेकिन ये समय उनकी बात करने का भी नहीं है। ये समय है कि आपके दल ने पिछले 4 साल के समय में क्या काम किया, आप उसमें जनता को लाइए। और मैं समझता हूं कि वो भाजपा कहीं हद तक वो उस मैटर को ला भी रही है। तो मेरा निवेदन सिर्फ यही है, अपने जो विपक्ष के बंधु हैं, वो आज अगर इन सब मुद्दों को ना उठाकर अगर वो जनता के समक्ष ये बात रखें कि उनका चुनावी एजेंडा क्या है, वो जब पीछे काल में रहे थे उन्होंने क्या काम किए और आगे वो क्या करना चाहते हैं, तो उससे उनको बेहतर जनता की सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल। अनुराग जी, सुना आपने, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहा जाता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक पॉलिटिकल पार्टीज यही दावे करते हैं कि जीत हमारी हो रही है। और यहां तो 6 महीने पहले ही ईवीएम और डीएम की बात हो रही है। अगर डीएम पर भरोसा ही नहीं है, ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है, तो इलेक्शन के लिए फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं बोल लूँ तो टोका टोकी नहीं होगी। आपने राजनीतिक विश्लेषण की बात भी सुन ली, उनकी भी आपने थोड़ा बहुत बीजेपी का एंगल सुन लिया, तो अब हमारी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने बोला डीएम, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो चला दो, तो आप भाग जा रही हैं, डर के मारे वीडियो नहीं चला रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि डीएम जब कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के, तो थोड़ी देर कैमरा बंद कर दो, मैं ठीक कर देता हूँ। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा आगाह रहना ईवीएम से, क्योंकि ईवीएम में जब खराबी होती है तो वहाँ पे लाइनें लगती हैं, लोग अपने वोटिंग से वापस लौट जाते हैं, और लगातार ऐसी बूथ पे देखा गया है। और आप चला दीजिए अपने वीडियो पुराने चुनाव के, कितने ईवीएम खराब हुए, कितने लोग लाइन में लगे और वापस लौट गए, चुनाव अपना वोट नहीं दे पाए, और फिर ये मतदाता दोबारा लौट के आता नहीं है क्योंकि आपका ईवीएम खराब हो जाता है। तो इसलिए आगाह करने की बात की थी कि आप लोग को, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे बूथ प्रभारियों को बोला गया, आपको नहीं बोला गया है कि आपको इससे सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। ये हमारे बूथ के जो हमारे वहां कार्यकर्ता है उनको सावधान रहना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को सावधान रहना है। तो बात तो समझ में आती नहीं है। कौवा कान ले उड़ा, कौवा कान ले उड़ा। भैया, एक माहौल बनाना चाहते हैं आप, और यार राजनीतिक विश्लेषक आप ये जो विश्लेषण करने के लिए बुलाते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं, ये आधी बात कान में तेल डाल के सुनते हैं। मैंने पहले बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने 4.5 साल का काम नहीं गिना रही है। अनुराग जी, अब मैं बोलूं, आपने अपनी बात रखी। नहीं, वो बात सुनाई नहीं पड़ी। हम बार बार यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, बच्चों की और यहाँ कोविड की बात करते हैं तो वो बात सुनाई नहीं पड़ी। अनुराग जी, अब मैं बोल लूं, आपको तो बोलना ही है। ये सिर्फ आधे घंटे का शो है, 1 घंटे का शो नहीं है कि किसी को भी बहुत ज्यादा वक्त मिले। अब मेरी बात सुनिए, पर्सनल कमेंट से बचा कीजिए। आप एक सीनियर लीडर हो रहे हैं और बहुत अलग अलग मंचों पर आप पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, तो पर्सनल कमेंट से बचा कीजिए। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं यहां पर कि डीएम की बाइट चलानी है, मैंने आपकी बात मान ली कि हाँ डीएम मिला हुआ है, लेकिन अगर डीएम पर भरोसा नहीं तो कैसे लड़ेंगे चुनाव? फिर मेरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, आगाह रहने की बात हो रही। कमाल की आप भी यहाँ पे एंकरिंग कर रही। भाई, मैं आगाह होने की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो कि आप डीएम पे भरोसा नहीं। मैंने कब बोला भरोसा? मैंने कहा कि हमें आगाह रहने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ प्रभारी इस बात का ध्यान रखें। आपने आगाह रहने की बात कही, लेकिन पॉलिटिक्स, तुरंत खबर करें, और डीएम अगर बदमाशी कर रहा हो तो तुरंत खबर बताएं। कई मायने निकाले जाते हैं। आगाह करना गुनाह है क्या? कमाल की बात कर रही हैं आप। अनुराग जी,
यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। महाबहस में यही बात हो रही है कि 22 की बाजी किसके हाथ आने वाली है, किसकी कैसी तैयारी। और इस वक्त हमारे साथ फैजान खान जी जुड़ चुके हैं, बीएसपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। फैजान खान साहब, मायावती आई 4-4.5 साल के बाद सामने और हाथ में त्रिशूल लेकर आई, तो ये त्रिशूल जो है वो 22 की बाजी आपको जिता देगा? नहीं, देखिए मैडम, हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ त्रिशूल लेके नहीं आई है, अपने पूरे समुचे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर आई हैं। और आने वाला 2022 में हम अपने इसी नारे के साथ और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने पे जो आज उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। अभी आपके सामने मैं दोनों को सुना, दोनों के प्रवक्ताओं को जो जिला पंचायती में एक दूसरे पे दमखम रख रहे थे, इसमें मुझे कुछ भी हैरत नहीं हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी जैसा कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो डीएम, एसपी, सारा शासन उन्हें जिताने में लग गया था। वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो अपने कैंडिडेट को जिताने में लग गया, सारा शासन उनको जिताने में लग गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दोनों पार्टी जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप चाहे उनकी सरकार देख लीजिए, चाहे इनकी देख लीजिए, दोनों में कानून का राज बिल्कुल नहीं होता है। ना कानून मनाया जाता है, ना कानून का देख रखाव होता है, ना महिलाओं की सुरक्षा होती है। दोनों के शासनकाल में माफियाओं का राज होता है, इसलिए आनंद दुबे जी एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगी। छोटा सा रिएक्शन। जी देखिए, कुल मिलाकर यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज सभी दलों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, न करने के लिए कुछ है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। इसीलिए इन लोगों ने अयोध्या की परिक्रमा शुरू कर दिया, भगवान श्री राम के दरबार में जाना शुरू कर दिया, जाति जमात की राजनीति शुरू कर दी है और जातियों के नाम पर गोष्ठी करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे इच्छाधारी हिंदुओं को, ये एक्सीडेंटल हिंदू तो है ही, इच्छाधारी हिंदू हैं जो चुनाव के वक्त हिंदू हो जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं और फिर नमाज पढ़ने लगते हैं। ये देखिए, अजमेर की खबर है जहां पर ख्वाजा साहब की छठी पर उमड़ी भीड़ और गणपति विसर्जन घर में करें, ये अजमेर में है, ये राजस्थान सरकार का ऑर्डर है, ये इनका असली चेहरा है। सवाल का जवाब नहीं देते हैं। ठीक है अनुराग जी, आखिरी कमेंट आपसे। जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप सीधे किसी न किसी पार्टी से सवाल करने वाले को जोड़ देते हैं। अगर आप मेहमान बनकर आए तो जाहिर सी बात है डिबेट पर सवाल ही होंगे आपसे और आपसे आपके ही सवाल होंगे। अब बीजेपी ने क्या किया ये सवाल तो आपसे होगा नहीं। डीएम और ईवीएम की जो आपने बात कही, पॉलिटिक्स में हर एक बयान का मतलब होता है, मायने होता है, उसका असर होता है। जाहिर सी बात है, इतने परिपक्व तो आप हैं, आपकी पार्टी है। और यहां पर तो सुना आपने बीएसपी की ओर से क्या कहा गया कि आप भी वही करते थे, इसलिए आपको लग रहा है कि बीजेपी भी कर रही है, डीएम को अपने साथ मिला रही है, ईवीएम को खराब कर रही है। जवाब दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी मुद्दों पे है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने काम किया है, 2012-17 के बीच में काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो हमने विकास किया था, विकास का ही तो आप देखो भारतीय जनता पार्टी उसी का फीता और उसी का नाम और नंबर बदलने में लगी है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हिंदू की बात कर रहे थे, बस इतना बता दें कि सनातन धर्म मैंने सनातन धर्म किस वेद से आया है सबसे पहले, बस इतना बता दें, मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये कुछ जानते भी नहीं तो फर्जी हैं और दोबारा डिबेट में ना आए। सभी एक दूसरे को फर्जी कह रहे हैं, सभी एक दूसरे को फर्जी एक्सीडेंटल कह रहे हैं। बात सभी दलों की ओर से यही होती है कि विकास के मुद्दे पर राजनीति, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता है मुद्दे बदलते जाते हैं, विकास की चर्चा बंद हो जाती है, मंदिर मंदिर दौड़ना शुरू हो जाता है। पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, सबकी लगभग एक से स्थिति दिखती है, क्योंकि यही मुद्दे उन्हें भी मुफीद लगते हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त बाकी की खबरों के लिए, आज की सभी बड़ी खबरों के लिए मनु का रुख कर लेते हैं।